अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन की आमद थी। आम इंतखाबात से पहले की सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर दिखाई देती थीं। गली कूचों में खोखा और गहमा गहमी का राज था। तमाम सियासी पार्टियां इस इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। मकानों की छतों, बाजारों और चौराहों पर झंडों और रंग बिरंगे बैनर्स की बहार नजर आती थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले नामजद उम्मीदवारों की जानिब से जलसे जुलूस का सिलसिला भी जारी था। ऐसे ही एक जलसे में सूबाई असम्बली के एक उम्मीदवार के एक करीबी अजीज़ डॉक्टर इरशाद हुसैन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये आज से 40-45 साल पहले का वाक़या है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ करता था। आज का सिर्फ एक कौमी टेलीविज़न सेंटर यानी PTV ही था। ताहम प्रिंट मीडिया में इस कत्ल की वारदात को बढ़ चढ़कर कवरेज दी गई थी। गोली चलाने वाले मुबैना शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो भी आलाए कत्ल समेत। अपनी कहानी के आगाज़ में कत्ल की इस वारदात का तज़किरा एक ख़ास सबब से किया गया है, और वो सबब है शाकिर अली, वही शख्स जिसने मुबैना तौर पर डॉक्टर इरशाद हुसैन को गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस वाक़ये के चंद हफ्ते बाद शाकिर अली का केस खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया था। वो मौसम गर्मा की एक तपिश ज़दा sepहर थी। सूरज मंजिल ग़ुरूब की जानिब रवां दवां था, लेकिन माहौल की हिद्दत में कोई ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई थी, और यही महसूस होता था कि सूरज अभी ऐन सर पर खड़ा आग बरसा रहा हो। इस बैरूनी फ़िज़ा से क़िते नज़र मैं इस वक्त अपने एयर कंडीशन ऑफिस के ठंडे ठार कमरे में बैठा हुआ था कि मेरी सेक्रेटरी अनीला ने इंटरकॉम पर मुझे इतला दी, सर, एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स आपसे मिलने आए हैं, मगर इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, लॉबी में क्लाइंट्स की क्या सूरत हाल है? 3 अफराद अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हैं सर, सेक्रेटरी ने बताया। अगर इनके फारिग होने तक कोई और नहीं आ गया तो मैं इन बुजुर्ग को आपके पास भेज सकती हूँ। आज की तारीख में और कितने अपॉइंटमेंट्स हैं? 2, अनीला ने जवाब दिया। ठीक है, आप इन बुजुर्गवार को सिचुएशन समझाकर इंतज़ार करने को कहें, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। वो इंतज़ार करने को तैयार हैं। दैट्स गुड। ये कहते हुए मैंने रिसीवर क्रेडिल कर दिया। लगभग 1.5 घंटे के बाद मेरी सेक्रेटरी ने इन ज़ईफ़ुल उमर साहब को मेरे चैम्बर में भेज दिया। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए शाइस्तगी से कहा, तशरीफ़ रखें जनाब। शुक्रिया वकील साहब। वो एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने सवालिया नज़र से इनकी सिमत देखा और कहा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बग़ैर अपॉइंटमेंट के मुलाकात के लिए वक्त देने पर मैं आपका ममनून हूँ वकील साहब। वो बड़ी रसानियत से बोले, मेरा नाम बाकिर अली है और मास्टर साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। बाकिर अली की उम्र 70 के करीब रही होगी। बाकिर अली अपने अंदाज़ व अतवार और बोलचाल से एक सुलझा हुआ नस्तालीक इंसान नज़र आता था। मैंने नर्म लहजे में पूछा, आप किन मास्टर साहब की बात कर रहे हैं? मास्टर अब्दुल कुद्दूस, उन्होंने जवाब दिया। फिर एक प्राइमरी स्कूल का नाम लेने के बाद बताया कि किसी ज़माने में मास्टर साहब इस स्कूल के हेड मास्टर हुआ करते थे। आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बाकिर अली की बात पूरी होने से पहले ही मैंने बेसाख्ता एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मेरा ये इज़्तिरारी रद्द अमल मेरे बाकिर अली के बयान करदा प्राइमरी स्कूल और उसके हेड मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहब का रहीन मिन्नत था, क्योंकि मैंने इसी स्कूल से प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। अब्दुल कुद्दूस साहब मास्टर साहब के नाम से जाने और पहचाने जाते थे। क्या हुआ मास्टर साहब को? मैंने बेचैनी भरे लहजे में इस्तफसार किया। लगता है कि आपने मास्टर साहब को पहचान लिया है। जी 100%, मैंने जवाब दिया। मास्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा था जो अभी तक मेरे काम आ रहा है। वकील साहब, मैं अब्दुल कुद्दूस साहब के लिए आपके अकीदत भरे जज्बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बाकिर अली ने मुशफ़िक़ाना अंदाज में कहा। आप अपनी सीट पर इत्मीनान से तशरीफ़ रखें, फिर बात करते हैं। मैंने बाकिर अली की बात पर फ़ौरन अमल किया। मैं और अब्दुल कुद्दूस एक ही बेज के हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगे, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था और मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ निकल गया। हमारे दरमियान हमेशा अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं।
बल्कि हमारे इस रिश्ते को बिरादराना कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। खैर, मैं तो अल्लाह का शुक्र अभी तक हाथ पाँव से सलामत हूँ। किसी काम काज के काबिल तो नहीं रहा, मगर किसी और तरह की मोहताजी भी नहीं है। अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ बगैर किसी सहारे के। मगर अब्दुल कुद्दूस कई सालों से बेड पर हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उन्होंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोले, चंद साल पहले इन पर फारिज का अटैक हुआ था। इलाज मुआवजे से 10-15% इफाका हुआ है। दूसरों की बात सुन और समझ लेते हैं और इस बात का जवाब भी दे पाते हैं, लेकिन ज़ेरी धड़ नाकारा हो जाने के बायस वो मुकम्मल तौर पर बेड के होकर रह गए हैं। इंसान की उम्र भर की असल कमाई इसकी औलाद होती है। अगर किसी इंसान की औलाद नाखलफ और बहस निकल आए तो फिर सब कुछ वही होता है जैसा मास्टर साहब के साथ हुआ। आप मुझे मास्टर साहब का एड्रेस दीजिएगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं बहुत जल्द इन्हें देखने जाऊंगा। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हो रही है कि उन्होंने मुझे याद रखा हुआ है। मास्टर साहब ने अपने स्कूल से पास आउट होने वाले हर स्टूडेंट को अपनी याददाश्त में महफूज कर रखा है जो ज़िंदगी में किसी बाइज़्ज़त मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, और आपका शुमार भी ऐसे ही स्टूडेंट में होता है। बाकिर अली ने कहा, अगर आप मास्टर साहब से मुलाकात करने उनके घर जाएंगे तो इन्हें आपसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। फिर वो लम्हे भर को हिचकिचाहा और फिर कहा, इस वक्त मैं आपके पास एक ज़ाती काम से आया हूँ। मैं एक कानूनी मसले में उलझ कर सख्त परेशान हो गया हूँ। जब मैंने मास्टर साहब से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो वो चंद लम्हात तक किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर मुझे हिदायत की कि मैं आपसे मिलूं, सो मैं आपके पास चला आया हूँ। बाकिर साहब, मैंने कागज़ कलम संभालते हुए कहा, आपको मास्टर साहब ने मेरे पास भेजा है। आप मेरे लिए इतने ही मोहतरम हैं जितने के मास्टर साहब। हुक्म करें, मैं आपकी क्या कानूनी मदद कर सकता हूँ? हुक्म नहीं, अर्ज़ है वकील साहब, वो मोतदिल लहजे में बोले। मेरी परेशानी की वजह मेरा इकलौता बेटा शाकिर अली है। वो इस वक्त जेल कस्टडी में है। इस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। आपके बेटे पर किसको कत्ल करने का इल्ज़ाम है? मैंने रफ पेट पर कलम चलाते हुए सवाल किया। मकतूल का नाम है डॉक्टर इरशाद हुसैन, बाकिर अली ने बताया। बाकिर अली का जवाब सुनकर मेरे दिमाग में रोशनी का तेज़ धमाका हुआ और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, आप इसी डॉक्टर इरशाद की बात कर रहे हैं ना, जो रिश्ते में एक मारूफ सियासतदान का साला लगता है और एक जलसे में चंद हफ्ते पहले से शूट कर दिया गया था? जी बिल्कुल, मैं इसी मकतूल डॉक्टर का जिक्र कर रहा हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में बोले। यह इलेक्शन से चंद रोज़ पहले की बात है। मेरे जहन में जो रोशनी का धमाका हुआ था उसने चंद हफ्ते पहले की अखबारी खबरों को बिल्कुल वाज़े कर दिया था। जनरल इलेक्शंस को निपटे चंद रोज़ हो गए थे। मैंने अपने सामने बैठे बाकिर अली की तरफ देखते हुए मोहतात लहजे में कहा, लेकिन मैंने तो सुना था कि कातिल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। जिस गन से पॉलिटिशियन के साले को निशाना बनाया गया था उस पर शाकिर अली के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ये कहानी अपनी जगह 16 आने दुरुस्त है और इसी वजह से कोई संजीदा और बुर्दबार वकील मेरे बेटे के केस में हाथ नहीं डाल रहा। वो जख्मी लहजे में बोला, शुरू में शाकिर अली के लिए मैंने एक वकील किया था, लेकिन इसकी कारकर्दगी ने मुझे सख्त मायूस किया। शाकिर की ज़मानत ना करा सकना तो एक तरफ, वो वकील तो ढंग से अपने मौकिल के हक़ में दलाइल भी नहीं दे सका था। जब मैंने इस सिलसिले में से बात की तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? बात अधूरी छोड़कर बाकिर अली ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैं जो कि कुछ भी नहीं जानता था इसलिए कहा कि आप बताएं। उसने बताया, इन वकील साहब ने मुझसे कहा था, अंकल ये कोई सीधा साधा केस नहीं है। आपके बेटे पर न सिर्फ ये कि कत्ल का इल्ज़ाम है बल्कि जाए वक़ुआ से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ है, और फिर दूसरी जानिब बहुत असर व रसूख वाले सियासी और कारोबारी लोग हैं। ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं, इसलिए आपको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना होगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके बाकिर अली ने अफसरदा नज़र से मुझे देखा, फिर इजाफा करते हुए बोला, बेग साहब, इन वकील साहब को कोई हलवा केस चाहिए था, और जब मैंने महसूस किया कि शाकिर अली का केस इनके बस का नहीं तो पिछली पेशी पर मैंने इनसे माजरत कर ली। ऐसा वकील इंतहाई ख़तरनाक होता है जो मुखालिफ पार्टी की ताकत से मरूब हो। बाकिर अली ने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की थी। मैंने बसद एहतराम पूछा, और आपको पक्का यकीन है कि आपके बेटे ने डॉक्टर इरशाद हुसैन को कत्ल नहीं किया? जी, इतना पक्का यकीन है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं इस वक्त मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के ऑफिस में इनके सामने बैठा अपनी बिपता सुना रहा हूँ। वो निहायती संजीदगी से बोला, शाकिर अली मेरी अकलौती औलाद है। वो इस वक्त लगभग 35 साल का है।
اس کی ساری زندگی میری نگاہ میں ہے۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد اس نے مجھے سنبھالا ہے، پھر جب اس کی بیوی اور بچے کا انتقال ہوا تو وہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اس نے بہت جلدی خود کو سنبھال لیا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک محنت کش شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی گہری سازش کے تحت میرے بیٹے کو اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ میرے خون میں اس نوعیت کے مجرمانہ اثرات نہیں ہیں وکیل صاحب۔ میں نے رزق حلال سے شاکر کی پرورش کی ہے اور اس نے بھی اپنے روزگار میں کبھی ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہیں کی۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ والدین کی نگاہ میں ان کی اولاد بے قصور ہی ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کی بے گناہی میں باقر علی اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ خاصا وزندار اور متاثر کن تھا۔ میں نے ان کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، باقر صاحب، آپ کو ماسٹر صاحب نے میرے پاس بھیجا ہے۔ آپ کے بیٹے کے سلسلے میں مجھ سے جو بھی بن پڑا میں ضرور کروں گا، مگر میرا ایک اصول ہے کہ میں جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی حامی نہیں بھرتا۔ آپ نے شاکر علی کی عادات، مزاج، فطرت اور کردار کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے میں نے منوعاً اس پر یقین کر لیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ خصوصاً اس کیس کے حوالے سے مزید کچھ جانتے ہوں تو پلیز وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے کیس کی نوعیت اور اس کے پس منظر کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ بیگ صاحب، میں جتنا جانتا تھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ اس سے زیادہ اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہوں تو جیل میں شاکر علی سے ایک ملاقات کر لیں۔ شاکر علی سے میرا ملنا تو کئی لحاظ سے ضروری ہے، میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اگلی پیشی کب ہے؟ 10 دن کے بعد، انہوں نے جواب دیا۔ یہ سوال میں نے محض اس لیے کیا تھا کہ اگر 1-2 روز بعد پیشی ہو تو عدالت ہی میں اس سے ملاقات کر لوں گا، لیکن 10 دن اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا میں نے جیل جا کر شاکر علی سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے باپ سے کہا، ٹھیک ہے باقر صاحب، آپ 3 روز بعد آفس آ کر مجھے ملیں، اس دوران میں جیل جا کر آپ کے بیٹے سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آپ کو جیسا مناسب لگے بیگ صاحب، وہ تاکیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں 3 دن کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور اگر آپ اپنی فیس کے بارے میں بتا دیں تو مجھے نوازش ہوگی اور خوشی بھی ہوگی۔ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کے بارے میں آپ کو شاکر سے ملاقات کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، وہ دھیمے انداز میں بولا۔ بیگ صاحب، میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر میں آپ کے پاس ماسٹر صاحب کے ریفرنس سے آیا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی فیس میں کوئی کمی یا آپ سے کسی اور قسم کی رعایت لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ شاکر کا کیس لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کی فیس ادا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ 8 روز بعد میں وقت نکال کر شاکر علی سے ملنے سینٹرل ڈسٹرکٹ جیل چلا گیا۔ اگر آپ کو کبھی جیل جا کر کسی قیدی سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پرائیویسی میں کسی قیدی سے طویل بات چیت کرنے کے لیے کس طرح متعلقہ جیل کے عملے کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال میں نے مٹھی گرمانے کے عمل کے ساتھ ہی اپنے تعلقات کا استعمال بھی کیا اور بالکل علیحدگی میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ شاکر علی سے گفتگو کر لی۔ شاکر علی کی عمر کم و بیش 35 سال رہی ہوگی۔ وہ متناسب قد کمالی کا ایک عام انسان تھا۔ اس نے ہلکی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس واقعے سے پہلے وہ ایک بسکٹ فیکٹری میں سپروائزر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ مذکورہ فیکٹری کرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع تھی، جبکہ اس کا رہائش ناصر کالونی میں تھی۔ کسی زمانے میں قیوم آباد سے لے کر کرنگی تک کا علاقہ ویران اور سنسان ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل اس ایریا میں خاصی رونق نظر آتی ہے۔ ناصر کالونی کرنگی کے آغاز کا علاقہ ہے۔ اس روز شاکر علی نے مجھے جو کہانی سنائی، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈاکٹر ارشاد حسین کا قتل اس نے نہیں کیا تھا۔ یہی لگتا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس سنگین واردات میں ملوث کیا گیا تھا۔ میں نے وکالت نامے اور دیگر درخواستیں ضمانت کے علاوہ اور چند اہم کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور اسے تسلی دلاسا دے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ شاکر علی سے میری کیا بات چیت ہوئی، اس حوالے سے میں فی الحال آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مختلف مقامات پر چیزیں خود بخود کھل کر آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگیں گی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ارشاد حسین کی موت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔
इसे सर पर गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। कातिल की चलाई हुई गोली मकतूल की खोपड़ी में घुसने के बाद दूसरी जानिब से बाहर निकल गई थी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया था। अगरचे इसे फौरी तौर पर एक महंगे प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन जाहिर है अस्पताल मुर्दे को जिंदा करने के अहल नहीं होते और न ही किसी मुर्दे को जिंदा करना उनके बस की बात होती है। गोली लगते ही मकतूल की रूह कफ संसरी से परवास कर गई थी। पुलिस की जानिब से इस मुकदमे का जो चालान पेश हुआ था अदालत में, उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। मैं इस सरकारी रिपोर्ट का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आपकी क्राइम सीन को अच्छी तरह समझ सकें और जान सकें। जैसा कि मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, ये इलेक्शन की हंगामा खेजी का ज़माना था। मकतूल का बहनोई सूबाई असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा था और इस इंतखाबी मुहिम में मकतूल का सबसे अहम किरदार था। पार्टी के टिकट से लेकर इलेक्शन कैंपेन तक हर जगह मकतूल सरगर्म अमल नजर आता था। हर जलसे और हर अहम मीटिंग में वो अपने बहनोई के साथ होता था। मकतूल की इस कारकर्दगी को देखकर बाज़ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि बहनोई तो एक डमी कैरेक्टर है, असल इलेक्शन तो साला लड़ रहा है। अगर बहनोई इस इलेक्शन में कामयाब हो जाता है तो ये सारा क्रेडिट साले साहब का होगा। सूबाई उम्मीदवार को जिस भी जलसे में तकरीर करने जाना होता, मकतूल इससे पहले वहाँ मौजूद होता था और हर जलसे की कंपेयरिंग भी इसी के ज़िम्मे थी। सूबाई उम्मीदवार की तकरीर तो बस एवं होती थी, लेकिन इसके स्टेज पर आने से पहले मकतूल एक भरपूर खिताब किया करता था जो अवामी उमंगों का तर्जुमान होता था। मकतूल अपनी तकरीर में पूरे जोश और जज्बात के साथ हाज़रीन मजलिस के एहसासात की तस्कीन कर दिया करता था, लिहाजा सूबाई उम्मीदवार की फुसफुसी तकरीर के असरात सामने नहीं आ पाते थे। इस तकरीर को आप खाना पूरी समझ लें। वक़ुआ के रोज़ भी मकतूल जोशीली तकरीर करने में मसरूफ़ था। इस जलसे का एहतमाम एक खाली प्लाट में टेंट लगाकर किया गया था। स्टेज के सामने और दाएं बाएं लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं। जलसागाह खचाखच भरी हुई थी और कुर्सियों के इख्तिताम पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए भी दिखाई देते थे। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी अभी वहां नहीं पहुंचे थे। इतला यही थी कि वो रास्ते में हैं और चंद मिनट में वो जलसागाह पहुंच जाएंगे। इस चंद मिनटी इतला के बाद ही मकतूल ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया था। इस पुरजोश और वलवला अंगेज़ खिताब के दौरान में पार्टी के मनचले हिमायती नाराज़नी भी कर रहे थे। मकतूल डॉक्टर साहब ज़ोर खिताबत में आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे कि स्टेज की बाएं जानिब से एक फायर हुआ और चश्मे ज़दन में एक ख़तरनाक गोली मकतूल की खोपड़ी के आर पार हो गई। अगले ही लम्हे मकतूल डॉक्टर इरशाद हुसैन किसी कटे हुए शहतीर के माने ज़मीन पर जा गिरा। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस जलसे की अमूमी सिक्योरिटी के लिए 4 पुलिस एहलकार भी वहां बुला रखे थे, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल थे। सूबाई असम्बली का उम्मीदवार अपनी हिफाजत के लिए ज़ाती गार्ड पर ही भरोसा करता था, जो साई की तरह उसके साथ चलते थे। मकतूल को गोली लगी तो जलसागाह में अफरा तफरी मच गई। सब इंस्पेक्टर ने इस मौके पर बड़ी फुर्ती दिखाई। वो लोगों की बेहंगम भीड़ को चीरते हुए आनन फानन में स्टेज पर पहुंचा और मकतूल को 2 कांस्टेबल्स की मईयत में अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करने के बाद उसने स्टेज की बाएं जानिब तवज्जो दी, क्योंकि गोली इसी सिमत से चलाई गई थी। फायर की आवाज़ सुनते ही हाज़रीन जलसा में खौफ और हिरास फैल गया था, जिसका जिधर जी चाहा भाग निकला। इसी भगदड़ में अक्सर कुर्सियां भी उलट गई थीं या फिर अपनी जगह से हटकर इधर उधर हो गई थीं। इन्हीं बेतरतीब गिरी पड़ी कुर्सियों के बीच में स्टेज की बाएं जानिब सब इंस्पेक्टर को एक शख्स पड़ा हुआ मिला। सब इंस्पेक्टर लपक कर मज़कूरा शख्स के पास पहुंचा तो इसे इस बंदे के हाथ में एक पिस्टल नजर आया। सब इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबल की मदद से इस गनबरदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मर्द मज़कूर नीम बेहोशी की हालत में था और उसकी शर्ट पर कॉलर के नज़दीक ताज़ा बताज़ा खून भी लगा हुआ था। बाद ऐसा पता चला कि शर्ट के कॉलर पर नजर आने वाला खून इसका अपना ही था। इसके सर के अगपी हिस्से में कोई चोट लगी थी, जहां से रिसने वाला खून कॉलर तक पहुंच गया था। इस नीम बेहोश जख्मी गनबरदार का नाम था शाकिर अली। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जज ने अपनी मेज़ पर रखे हुए कागजात को बगौर देखा, फिर मेरी जानिब निगाह दौड़ाकर गहरी संजीदगी से बोला, मुल्ज़िम ने अपना वकील तब्दील कर लिया है। यस योर ऑनर, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा।
इससे पहले मुलजिम की जानिब से इस केस की पैरवी एडवोकेट वसीम खान कर रहे थे, लेकिन वो मुखालिफ पार्टी के असर व रसूख से बुरी तरह मरूब थे। लिहाजा जब मुलजिम के बाप को अंदाज़ा हो गया कि वसीम खान इनके किसी काम नहीं आ सकते, तो उन्होंने वकील साहब की छुट्टी कर दी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आज से इस केस में मुलजिम का दिफा मैं करूँगा। इसके बाद मैंने अपने मुवक्किल की ज़मानत के हक़ में दलाइल देना शुरू किए। वकील इस्तग़ासा ने बढ़ चढ़कर ज़मानत को रुकवाने की कोशिश की। कत्ल के केस में मुलजिम की ज़मानत करवाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है, और इस केस में तो मुलजिम गन समेत रंगे हाथों जाए वक़ुआ पर गिरफ्तार भी हुआ था। मैंने अपने मुवक्किल की ज़मानत के सिलसिले में जो भी तगोदो की, वो मेरे फ़राइज़ का हिस्सा था, जबकि मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरी ये कोशिश रंग नहीं ला पाएगी। किस्सा मुख्तसर, जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख दे दी। अगली पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से गवाहों का सिलसिले का आगाज़ हुआ। कबल इसके कि वकील इस्तग़ासा अपने पहले गवाह को कटहरे में बुलाता, मैंने जज से दरख्वास्त की, जनाब आली, इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात से पहले मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। जज की इजाज़त हासिल करते ही इस मुकदमे का तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर नासिर मजीद विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। वो मुकम्मल पुलिस यूनिफॉर्म में था। किसी भी केस में इंक्वायरी ऑफिसर यानी तफ्तीशी अफसर की हैसियत इस्तग़ासा के गवाह ऐसी होती है, और इसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। नासिर मजीद की उम्र 45 के करीब थी। वो सांवली रंगत वाला एक पस्तकामत और कबीउल जुस्सा शख्स था। पस्तकामती से मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं कि आईओ कोई बौना था, बहरहाल उसका कद नॉर्मल हाइट से कुछ कम था। आईओ साहब, मैंने विटनेस बॉक्स में खड़े सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, इस जहमत के लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन आप चूँकि वक़ुआ के रोज़ पहले से मौका वारदात पर मौजूद थे, इसलिए आपसे बाज़ इंतज़ामी अमूर की तकनीकी तस्दीक चाहता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक इस रोज़ आप अपने 3 साथियों कांस्टेबल इफ्तिखार, कांस्टेबल आरिफ और कांस्टेबल जावेद के साथ जलसागाह में मौजूद थे, और आपके वहाँ होने का मकसद एक तरह से इस सियासी प्रोग्राम को अमूमी सिक्योरिटी फराहम करना था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं वकील साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। हम लोग सरे शाम ही वहाँ पहुँच गए थे और इस जलसागाह को हर जाविये से हमने चेक किया था। फिर जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो मैं फ़ौरन स्टेज पर चढ़ गया था। मैंने इफ्तिखार और आरिफ को घायल सियासी लीडर के साले के साथ अस्पताल भेज दिया था, और ख़ुद जावेद की मईयत में मैंने पहले मुलजिम को रंगे हाथों गन समेत गिरफ्तार किया। इसके बाद क्राइम सीन की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की थी। ठीक हो गया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, आप तो सरे शाम ही जलसागाह पहुंच गए थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सियासतदान के साले डॉक्टर इरशाद हुसैन की मौत रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ अच्छा खासा वक्त गुजारने का मौका मिला था आपको। चुनाचे यकीनन वो जलसागाह पूरी तफसील के साथ आपकी याददाश्त में महफूज होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इस केस को चूँकि बाद में टेकअप किया था, इसलिए मैं अपनी बहुत सी इनपुट को आपकी मदद से काउंटर चेक करना चाहता हूँ। मैंने कहा, उम्मीद है आप मेरे सवालात के टू द पॉइंट जवाब देंगे। जी ज़रूर, उसने कहा, आप जो भी पूछना चाहते हैं सवाल करें। मेरे हिसाब के मुताबिक जलसागाह में शुरा के बैठने के लिए 3 जानिब कुर्सियां लगाई गई थीं। मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, यानी स्टेज के सामने और दाएं बाएं कुर्सियों की एक कतार स्टेज के आखिरी हिस्से में भी लगी हुई थी, जिस पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर को तशरीफ़ फरमा होना था। मज़कूरा कुर्सियों में से अक्सर खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि अगलब इम्कान इस बात का था कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार सियासतदान इनके साथ भी चंद अहम अफराद को आना था। ये कुर्सियाँ इन्हीं के लिए खाली छोड़ी गई थीं। यहाँ तक बोलने के बाद मैंने सवालिया नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब देखा तो वो तस्दीक के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपकी मालूमात 100% दुरुस्त है वकील साहब। वो जलसागाह एक खाली प्लॉट पर बनाई गई थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसकी एक जानिब कोई छोटा सा कारखाना था, लिहाजा कारखाने की दीवार को छोड़कर बाकी 2 अतराफ यानी जलसागाह का अकबी हिस्सा और दाएं जानिब कनातें लगा दी गई थीं, जबकि चौथी सिमत को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया था।
ये जलसगाह का सामने वाला हिस्सा था जहां से पब्लिक की आमद थी। आप तो जलसगाह का नक्शा इस तरह खींच रहे हैं जैसे आप खुद भी वहां मौजूद थे। आईओ ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। ये सब मेरे पेशे का हिस्सा है आईओ साहब, मैंने इंकिसार भरे अंदाज में कहा। अनदेखी चीज़ों को भी इतनी ही तफसील के साथ याद रखना पड़ता है जितना कि आंखों देखी भाली चीज़ों को। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक जलसगाह के अंदर स्टेज के अलावा 800 अफराद की कुर्सियों पर बैठने की गुंजाइश थी। यानी स्टेज के सामने वाले हिस्से में 50-50 कुर्सियों वाली 12 कतारें थीं जिन पर 600 अफराद बैठ सकते थे, जबकि स्टेज के दाएं और बाएं 25-25 कुर्सियों वाली 4-4 कतारें लगाई गई थीं। मतलब 100 अफराद स्टेज की दाएं जानिब और 100 ही अफराद स्टेज की बाएं तरफ भी बआसानी बराए जमान हो सकते थे। ये ठीक है कि कुर्सियों की तादाद की रूह से जलसगाह में 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई थी, आईओ ने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन इस रात वहां पर आने वालों की तादाद कमोबेश 1000 थी। 200 लोग कुर्सियों के पीछे अपने कदमों पर खड़े थे, लेकिन सिर्फ जलसगाह के सामने वाली कुर्सियों के पीछे, मैंने तस्हीह करने वाले अंदाज में कहा। दोनों अतराफ में बिछी कुर्सियों के पीछे हरगिज नहीं। इनके पीछे खड़ा होना तो वैसे भी मुमकिन नहीं था, वो ठोस लहजे में बोला, क्योंकि बाएं जानिब कुर्सियों की आखिरी कतार कारखाने की दीवार के साथ जोड़कर लगाई गई थी और दाएं तरफ वाली कुर्सियों की आखिरी यानी चौथी कतार के अकब में कनात तनी खड़ी थी। मतलब यह कि दोनों जानिब की कुर्सियों की आखिरी कतार के पीछे किसी इंसान के खड़े होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। अल्लाह आपका भला करे आईओ साहब, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। जो लोग दूसरों के लिए आसानियां फराहम करने के काम में लगे रहते हैं, अल्लाह इनकी मुश्किलात को टालने का बंदोबस्त करता रहता है। इसके चेहरे पर यकायक उलझन भरी लकीरें नमूदार हुईं और अनगिनत सवालात सर उठाकर खड़े हो गए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरी कही हुई बात की गहराई पर गौर कर रहा हो। मैंने इसे किसी नतीजे पर पहुंचने नहीं दिया और उसका ध्यान बटाने की गर्ज से कहा, आईओ साहब, जलसगाह के स्टेज के बारे में आपकी मुस्तनद राय जानना चाहता हूँ। वो सादगी से बोला, स्टेज खासा कुशादा था और इसके ऊपर शामियाना भी लगाया गया था। स्टेज की ऊंचाई के बारे में आपका अंदाज़ा क्या कहता है? स्टेज की ऊंचाई कमोबेश 2 फीट थी, उसने जवाब दिया। मेरे इस अंदाजे में आप 1 आध इंच की कमी बेशी की गुंजाइश रख सकते हैं। 2 से 3 इंच की कमती बढ़ती भी चलेगी आईओ साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं? यस, वो बड़े एतमाद से बोला, 100%। कातिल ने स्टेज की बाएं सिम से फायर किया, मैंने आईओ की आंखों में झांकते हुए ठोस अंदाज में कहा। गोली डॉक्टर इरशाद हुसैन की खोपड़ी में बाएं जानिब से घुसी और दाएं तरफ से निकल गई थी, जो मकतूल इरशाद हुसैन के लिए जानलेवा साबित हुई।